हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अजूल सुपर 40। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5। इसमें जो हम लोग मेन जो कंटेंट मैं डिस्कस करूंगा वो कंटेंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है बस आपको माइंड में रखना है। इसको किसको रखना, माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, आपको मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बता चुका हूँ। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। उस पर हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल्स चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि कोई वेक्टर को किसी अदर लाइन के अलॉन्ग तोड़ने को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट का या किसी पार्टिकल का पोजीशन को बता दे, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दैट इज कॉल्ड व्हाट, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को दिखाए। किसको दिखाए, डिस्प्लेसमेंट को शो करे या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यही हम लोग को मेनली आज हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन एक्चुअली, तो उसमें लोग देख लीजिए क्या करते हैं। पहले जो प्रॉपर्टीज होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। नाम से कोई लेना देना नहीं है आपको, नाम लेके क्या करोगे, होता है क्या ये खाली देख लो। कम्यूटेटिव लॉ वो होता क्या है, अगर मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है लिखा हुआ, ठीक है, और कहीं पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम चीज है, अगर ये दोनों सेम चीज है तो हम लोग बोलेंगे वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दोस्त क्या करता है, फॉलो। एक्चुअली वेक्टर में ये सेम होता है। ए प्लस बी निकालो या बी प्लस ए निकालो, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है आपका वेक्टर एडिशन वाला रूल, ठीक है। और देखो जैसे आप एक चीज और देखिए, किसी भी वेक्टर में आप स्केलर को जोड़ नहीं सकते हो। वेक्टर हमेशा वेक्टर के साथ ही जुटेगा, वेक्टर हमेशा वेक्टर के साथ ही घटेगा। सब्सट्रैक्शन या एडिशन हमेशा वेक्टर के बीच में होगा। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर ले लो, एक कोई स्केलर ले लो, दोनों को जोड़ दो, बेटा कभी नहीं जुड़ सकता। क्योंकि देखो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन, और किसी स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो दोनों को जोड़ नहीं सकते हो। हमेशा क्या होता है, डायरेक्शन आपस में जुड़ सकता है, ठीक है, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड आपस में जुड़ सकता है, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को आप स्केलर से सम करोगे वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे इस तरह का कोई सेंटेंस है, कोई वेक्टर मान लो ए है प्लस मान लो कोई कांस्टेंट के है, तो आपसे पूछा क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि तो वेक्टर में आप स्केलर जोड़ दिए ना यार, तो ये मीनिंगलेस है, ये डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है दोस्त, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं है। अच्छा, और सब होता लॉ, जैसे आप देख लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन लॉ को आप रूल को इस तरह से ले सकते हो दोस्त, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है ये। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब बस आप ध्यान में रखिए कि इस तरह होता है वेक्टर एडिशन में। किसमें, वेक्टर एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों लॉ आपको याद होना चाहिए। और एक चीज क्या याद रखना है आपको, किसी वेक्टर में आप स्केलर को जोड़ोगे, किसी वेक्टर में आप अगर स्केलर को जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा दोस्त, वो सेंटेंस, वो जो टर्म लिखा हुआ है ना वो गलत है। वो क्या है, गलत, वो सेंटेंस ही गलत हो गया, वो ये जो लाइन है ये गलत है। आप कहीं भी ऐसा थोड़ी देखोगे यार, वेक्टर ए प्लस 4 ये गलत है। वेक्टर ए प्लस 4 हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि एक वेक्टर दूसरा स्केलर है। अरे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो है 4, तो ये स्केलर होगा ना, तो वेक्टर प्लस स्केलर कभी नहीं जुड़ता आपस में, कभी नहीं जुड़ता। तो ये सब पॉइंट को याद रखोगे, ठीक है। हम लोग का होगा वो होगा यूनिट वेक्टर। किस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिट वेक्टर पे। देखो यूनिट वेक्टर आपको बस इतना याद रखना है, यूनिट वेक्टर जहां पर भी है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो यूनिट वेक्टर डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो हैविंग मैग्नीट्यूड 1 मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 इज यूनिट मतलब 1, ठीक है। और देखो इसको जब लोग डिनोट करते हैं ना, इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक कैप से डिनोट करते, किससे डिनोट करते हैं, कैप से। कैपिटल ए कैप लिख लो या फिर बी कैप लिख लो, ये सब यूनिट वेक्टर होता है। कहीं पर भी यूनिट वेक्टर है तो उस पर कैप डालते हैं, क्या डालते हैं, कैप। यूनिट वेक्टर पे कैप डालाता है, यूनिट वेक्टर पे क्या डालता है, कैप। अब देखो मान लो कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, कोई वेक्टर ए दिया हुआ आपको, ठीक है, कोई वेक्टर आपको
ए दिया हुआ। आपसे पूछा क्या कि बताओ ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए के डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका देखो क्या होता है। यूनिट वेक्टर बराबर होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर, ठीक है, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जैसे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो ए कैप लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है ए का, इसका क्या होगा, वेक्टर क्या है ए, और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ये आपका होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, बस ये फॉर्मेट याद कर लो। जब भी यूनिट वेक्टर आपको बोला निकालने के लिए तो तरीका क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बस रट लो। मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये वैसे, बट आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसको लोग कैप से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैप से। मान लो कहीं पे लिखा हुआ बी कैप, तो बी कैप का मतलब क्या हो दोस्त, वेक्टर बी अपॉन बी, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ सी कैप, सी कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर ऑफ सी, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी, या सिंपल सी भी लिखोगे तो चलेगा, सिंपल सी, या हाँ सिंपल सी भी लिख दे तो चल जाता है, सी मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना, या फिर मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर लिखो, या फिर क्या लिखो, सिंपल सी लिख दो, मैग्नीट्यूड ही होता है इसका, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या निकालते हो, मैग्नीट्यूड निकालते, सॉरी यूनिट वेक्टर निकालते हो, क्या निकालते हो, यूनिट वेक्टर। अब यहां पर देखो यूनिट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यूनिट वेक्टर, इसको इधर लेते हो, देखो क्या होगा, देखो इस फॉर्मूला को देखिए, आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो इस मैग्नीट्यूड को इधर लेते हो तो क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, ये इसको उधर लेते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होता है वेक्टर, क्या होता है, वेक्टर। देखो वेक्टर बराबर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो एक चीज को याद रखिएगा, मान लो कोई भी आपको वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। एक सेकंड, क्या होगा, वेक्टर ए बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसी तरह मान लो कि आपको कोई बी वेक्टर चाहिए, तो अगर आपको बी वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड पता है और यूनिट वेक्टर पता है, बी वेक्टर डायरेक्शन क्या पता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर पता है, तो क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। मान लो अगर आपको कहीं पे सी वेक्टर चाहिए, ठीक है, अगर आपको सी का मैग्नीट्यूड पता है, सी का क्या पता है, मैग्नीट्यूड, और सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, तो उस केस में दोस्तों दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सी वेक्टर, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ये होता है, इस तरीके से हम लोग कोई वेक्टर को निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग किसी वेक्टर को निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो मैं की पॉइंट क्या बोलने वाला कि व्हेन वी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर वी गेट वेक्टर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर वी गेट वेक्टर। तो याद रखना, अगर कोई वेक्टर आपको चाहिए, कोई, मैं लिख दिया वैसे बात को, कोई भी अगर वेक्टर चाहिए, आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है और उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, तो वो वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर बराबर होगा यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे आप देखो, तुमको ए वेक्टर निकालना है, आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है, ए के डायरेक्शन में क्या पता है, यूनिट वेक्टर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेक्टर। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, अभी तक तो आपको वेक्टर को ऐसे मतलब डायरेक्शन में नहीं पता, थोड़ा 5-10 मिनट और टाइम दे दो, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। अभी तो पूरा कहानी खुला ही नहीं है, बहुत सारा कहानी बचा हुआ है इसमें, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आज मतलब मैक्सिमम पार्ट आपका निकल जाए, एडिशन वाला, ठीक है। अब देखो, मेरे आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक चीज और समझिए आप, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक चीज को हमेशा एकदम याद रखना, किसी भी एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फिक्स होता है। कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ो, मान लो ये वाला डायरेक्शन पकड़ो, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फिक्स होगा, ठीक है। मान लो ये वाला डायरेक्शन पकड़ो, ऊपर वाला, इस वाले डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फिक्स होगा। मान लो ये वाला डायरेक्शन पकड़ो,
क्योंकि कोई भी एक डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर होता है। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में 4-5 यूनिट वेक्टर हो जाएगा या इन्फिनाइट यूनिट वेक्टर हो जाएगा, नहीं। इन एनी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज फिक्स। याद है क्या? इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज यूनिक। सब डायरेक्शन के लिए अलग अलग वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, सब डायरेक्शन के लिए अलग अलग यूनिट वेक्टर होगा, बट किसी भी एक डायरेक्शन में एक ही यूनिट वेक्टर हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर एक्स डायरेक्शन में ये भी यूनिट वेक्टर होगा, ये भी होगा, नहीं, सिर्फ एक ही होता है दोस्तों। हर एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फिक्स होता है, हर एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फिक्स होता है। मेनली जो है ना, आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हो, ठीक है। तो देखो एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर होगा भाई, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सिंबलाइज कर दिए, क्या कर दिए? सिंबलाइज। तो याद रखिएगा, इन एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज आई कैप। तो एक्स डायरेक्शन में आपको अभी से जब भी यूनिट वेक्टर लेना होगा तो क्या होगा? आई कैप। ये फिक्स कर लो तुम, ठीक है, ये सिंबल फिक्स कर लो भाई। ये मतलब कन्वेंशनली चला रहा है, एक्स डायरेक्शन में लोग आई कैप लेते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जे कैप लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जे कैप, स्मॉल जे कैप। और जेड डायरेक्शन में के कैप, ठीक है। याद रखिएगा, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। अब आपके सामने कभी आएगा कि सर एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, आप कुछ भी नहीं ले सकते हो दोस्तों। आप क्या लोगे? आई जे के। ये स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। धीरे धीरे देखो, अभी पूरा कहानी खोला नहीं है, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पूरा लेक्चर देखना, ठीक है। ये बस सर ये क्या आई जे के क्या लिख रहे हो सर, मेरे पहुंच से बाहर हो रहा है। अभी तो मैं फाउंडेशन, अब चीज़ कहानी थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है यार, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, सब कुछ आएगा समझ में, ठीक है। तो याद क्या रखना आपको? एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? आई कैप। जेड वाई डायरेक्शन क्या लेते हैं? जे कैप। और जेड डायरेक्शन में क्या लेंगे? के कैप। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता कि अच्छा बताओ मॉडुलस ऑफ आई कैप कितना होगा, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? अरे 1 होगा यार, यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, क्या होगा? 1। उसी तरह जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। उसी तरह के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो याद रखिएगा, आई जे और के जो होता है, आई जे के यूनिट वेक्टर होता है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपसे पूछा, आप अभी यूनिट वेक्टर को थोड़ा बहुत पढ़े हो, आपसे ये बोला गया कि अच्छा बताओ बेटा, एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखो? वेक्टर फॉर्म में। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनना, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। क्या लग रहा है? 5 न्यूटन। तो कितना फोर्स वेक्टर कितना हुआ? फोर्स वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर को कैसे लिखते हैं? सुनिए, आपसे क्या बोला? आपसे बोला ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन फोर्स। तो देखो, इस फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ये तो मैग्नीट्यूड हो ना 5 न्यूटन फोर्स, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, लिखने का तरीका सुन लो। तरीका क्या होगा? हम आपको सिखाए थे ना, क्या है सुनो। अगर आपको मैग्नीट्यूड पता हो, ठीक है, और उस डायरेक्शन में क्या पता हो आपको? यूनिट वेक्टर, तो आप उस वेक्टर को लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? हाँ, देखो आपको मैग्नीट्यूड पता है 5 न्यूटन, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पता है क्या होता है? आई कैप। ये स्टैंडर्ड है, यही लेना आपको, आई कैप। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका? वो वेक्टर आ जाएगा, ये वाला ये फोर्स वेक्टर आ जाएगा। तो फोर्स वेक्टर बराबर क्या होगा? 5 आई कैप, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 6 के कैप, 6 के कैप न्यूटन। फोर्स बराबर क्या है? फोर्स बराबर सपोज करो लिखा हुआ 6 के कैप न्यूटन, 6 के कैप न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? जेड डायरेक्शन में। किधर लग रहा है? देखो इसका डायरेक्शन के कैप है, मतलब सारा डायरेक्शन किधर है फोर्स का? के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में फोर्स है? के डायरेक्शन में, ठीक है। अभी आपको मैं बताया ना कि मैग्नीट्यूड से कोई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेक्टर आ जाएगा। देखो तो यही तो है ना, ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये यूनिट वेक्टर हुआ, ठीक है। तो 6, 6 और किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में 6 के कैप। तो अगर आपको बोला कि मान लो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है कोई सी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में वेक्टर का वैल्यू दे दिया,
तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसमें क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकाल लो उस वेक्टर के डायरेक्शन में, और यूनिट वेक्टर निकाल करके आप उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वो वेक्टर आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, वो वेक्टर। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ। किससे बताता हूँ, एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक बॉक्स रखा हुआ, क्या रखा हुआ, कोई बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो यहाँ से आप थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे आपने एफ फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, एफ फोर्स, या एफ मत लो, 10 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना लगाया, 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में। तो देखो ये जो बॉडी होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मतलब कोई वेक्टर है, सपोज करो कोई वेक्टर ऐसे है, ठीक है। अगर इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन रिजॉल्व करोगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो हम लोग जो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो सपोज करो इस एग्जांपल से देखो, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, आपको दो कंपोनेंट इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक तो इस डायरेक्शन में, दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। एक तो इस डायरेक्शन में, दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अरे यार तुम ही सोचो, मान लो कि किसी चीज पे आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा ना, एक तो अलोंग द प्लेन होगा, है ना, दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई चीज को आप इस तरह से पुल कर रहे हो, तो पुल जब कर रहे हैं आप, तो उसमें फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द प्लेन, दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। हम लोग क्योंकि कंपोनेंट इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हम लोग का ना वो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है उससे, ठीक है। इसलिए हम लोग कंपोनेंट तोड़ के ही सारा काम करेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ करके। तो कंपोनेंट तोड़ना आपको आना चाहिए। तरीका सुन लो भाई, मैं प्रूफ भी कर दूंगा। देखो जिधर थीटा होता है उसके साथ कॉस लो, क्या लो, कॉस, और जिधर थीटा नहीं होता उसके साथ साइन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये फोर्स एफ होता है, मैं एफ से ही बता दे रहा हूँ। अब मान लो अगर ये एफ फोर्स होता तो इस अलोंग द प्लेन जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा। कितना आएगा, मैं प्रूफ करूंगा कहां से आएगा। अलोंग द प्लेन कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा कंपोनेंट, एफ साइन थीटा। आपको क्या याद रखना, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ थीटा होता है, क्या आता है, थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बनाता जिसके साथ क्या आता है, साइन। जैसे सपोज करो, मान लो कि कोई वेक्टर है, कोई मान लो एफ है, ठीक है, कोई फोर्स है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के साथ भी वही होगा जो इसके साथ हो रहा है, ठीक है। और मान लो ये यहां से बना रहा है थीटा एंगल, कितना बना रहा है, थीटा एंगल। ये इसके साथ थीटा नहीं बना रहा है, इसके साथ सपोज करो थीटा बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, थीटा, इसके साथ। तो आपसे पूछा कि इसके और इसके अलोंग इस फोर्स को तोड़ो, इस फोर्स को तोड़ो, रिजॉल्व करो। तो याद रखना जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ क्या जाता है, कोसाइन। तो इस फोर्स का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और इस फोर्स का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। मैं आपको प्रूफ करूंगा, इस बात को प्रूफ करूंगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। जैसे सपोज करो कि एक आपका ब्लॉक इस तरीके से कुछ भी ले लो, ठीक है। आपने सपोज करो यहाँ से 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पर आपने 50√2 का न्यूटन फोर्स लगाया। कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 50√2 न्यूटन फोर्स लगाया आपने। तो आपसे पूछा कि अलोंग द प्लेन फोर्स को रिजॉल्व करो और परपेंडिकुलर टू प्लेन फोर्स को रिजॉल्व करो, फोर्स को रिजॉल्व करो। तो तरीका क्या होगा, मैं आपको देखो, ये अलोंग द प्लेन जो है, अलोंग द प्लेन कितना फोर्स एंगल बना रहा है, 45। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस वाला। तो 50√2 cos 45 अलोंग द प्लेन कंपोनेंट इतना ही होगा, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन जो कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा, देखो इसके साथ थीटा बना रहा है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, साइन। तो वो कितना आएगा, 50√2 sin 45, sin 45। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो हमेशा दो वेक्टर को तोड़ते हैं हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। कैसे तोड़ते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऐसे नहीं किसी भी डायरेक्शन में तोड़ी, नहीं, किस डायरेक्शन में तोड़ते हैं हम लोग, दो परपेंडिकुलर के अलोंग तोड़ते हैं किसी वेक्टर को। सपोज करो कि ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये क्या है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, और ये कोई तीसरा वेक्टर है, ये कोई तीसरा वेक्टर है। तो इस वेक्टर को आप इसके अलोंग तोड़ सकते हो और इसके अलोंग तोड़ सकते हो, ठीक है। तोड़ने का तरीका, मान लो ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल। तो
इसके अलावा जो प्रोजेक्शन या आप कंपोनेंट बोल दो जो आएगा वो कॉस आएगा, इसके अलावा क्या आएगा, साइन आएगा। मान लो ये एफ है तो इसके साथ क्या आएगा, एफ कॉस थीटा इधर होगा और इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो यही मैं आपको समझाया आपको, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपका मान लो इस तरह से कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से कोई इंक्लाइन प्लेन है जो थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है दोस्त, थीटा। और यहाँ पे सपोज करो कोई मतलब कोई ब्लॉक है जिसका वेट डब्लू है, वेट क्या है, डब्लू, जिसका वेट कितना है, डब्लू। तो आपसे पूछा कि इसका आप इसके अलोंग कंपोनेंट तोड़ो, ठीक है, दूसरा इसके अलोंग वेट का कंपोनेंट तोड़ो, समझ रहे। एक तो ये वाले एक्सिस के अलोंग तोड़ना है, दूसरा ये वाले एक्सिस के अलोंग तोड़ना है, और ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा एंगल। तो आप बहुत इजीली कर लोगे। देखो कंपोनेंट तोड़ने तरीका देखो, आपको बस क्या चाहिए, आपको चाहिए किसी एक के अलोंग एंगल पता चल जाएगा तो आप तोड़ दोगे ना इसको, किसी एक के अलोंग एंगल पता कर लो। देखो ये थीटा है आपका ना, तो यहाँ से देखो ये थीटा है, इसको पूरा यहाँ से बढ़ा दो, यहाँ तक बढ़ा दोगे तो ये थीटा, ये क्या हुआ आपका 90। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला कितना हो गया, थीटा, ये वाला क्या हो गया, थीटा। तो देखो, तो इसके अलावा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डब्लू कॉस थीटा। अरे यार डब्लू इस वाले लाइन के अलावा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो क्या होगा डब्लू कॉस थीटा। और इस लाइन के अलावा कितना आएगा कंपोनेंट, डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। सपोज करो, कैसे बताऊं कैसे, हाँ यहाँ पे देखो कंपोनेंट जरूरी है यार, कंपोनेंट क्या है, जरूरी है। जैसे मान लो कि यहाँ से मान लो कि आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 50 न्यूटन, ठीक है। और मान लो कि एंगल दिया हुआ 37 डिग्री, कितना दे रखा है, 37 डिग्री। आपको बोला कंपोनेंट तोड़ो एलोंग द प्लेन, दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन। खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। और एक चीज़ खाली याद रखना कि जो आपका साइन 37 जो होता है, साइन 37 का वैल्यू बोलो कितना होता है, 3/5। कितना होता है, 3/5। और कॉस 37 का वैल्यू होता है 4/5। ये सब वैल्यू याद होना चाहिए। मैं आपको 37 और 53 डिग्री का सारा वैल्यू आपको मैं लिखवा दिया था। आई होप आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप इसको तोड़ सकते हो। इधर कितना आएगा 50 कॉस 37 और इधर इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा 50 साइन 37। तो आपको क्या याद रखना, हमेशा जो कंपोनेंट तोड़ते हैं वो क्या तोड़ते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग तोड़ते हैं, ठीक है। और जिस एक्सिस के साथ थीटा होता है उस एक्सिस के साथ कॉस जाएगा, क्या जाएगा, कॉस। और जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ क्या जाएगा, साइन, क्या जाएगा, साइन। ये तरीका होता है। जैसे देखो इसके साथ थीटा है तो इस एक्सिस के लॉन्ग क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इस एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। देखो अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तो समझ गए ना, क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर along perpendicular axis is called component of vector, is called component of vector, is called component of vector। और देखो अब देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब समझ गया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अच्छा कॉस साइन कैसे आता है मैं वो ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो सपोज करो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एंड वाई। मान लो कोई वेक्टर, ये ओरिजिन है आपका, कोई वेक्टर इस तरीके से है, मान लो ए वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है। ए वेक्टर आपका इस तरीके से है कुछ, मान लो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा एंगल। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, प्रोजेक्शन डालो यहाँ और यहाँ, ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ से यहाँ जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे वाई कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट। और यहाँ से यहाँ जो होगा वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट। मतलब प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है क्या है, वो वाई कंपोनेंट। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो आपका वो कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो ये ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट, ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो देखो ये ए वाई है तो ये भी कितना होगा, ए वाई होगा या नहीं होगा, हाँ ए वाई होगा या नहीं होगा। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल से क्या बता सकते हैं, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये थीटा है और ये ए है और ये 90 डिग्री, तो ये एच हो गया, ठीक है। तो बता दो ए एक्स क्या होगा, यहाँ पे ए एक्स होगा
ए साइन थीटा, ए एक्स लिखा हूँ, ए कॉस थीटा होगा, सॉरी, ठीक है। और आपका ए वाई क्या होगा, ए वाई होगा ए साइन थीटा। अरे ट्रिग्नोमेट्री से यार, ये ए वाई है, ठीक है, और ये थीटा है, तो ये कितना आएगा आपका ए साइन थीटा। अरे यार देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर इस ट्रायंगल में क्या होगा, साइन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन ए, होगा कि नहीं होगा। तो बता दो ए वाई कितना हो गया आपका, ए साइन थीटा। तो यही तो लिखा हो ना, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। उसी तरह ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। समझ रहे ये सब कहाँ से लिखा गया, यहाँ से लिखा गया, ठीक है। तो आप देखो वेक्टर ए को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। आप वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट। ये कहाँ से लिखा गया, ये लिखा गया ट्रायंगल लॉ से। कहाँ से लिखा गया, ट्रायंगल लॉ से। देखो ये यहाँ से आता है एक्स कंपोनेंट हुआ, ये एरो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। उसका देखो दूसरा वेक्टर ए वाई वाला वेक्टर ये वाला है, ये एरो ऐसे गया, ठीक है। देखो एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, और ये जो है जस्ट इसके अपोजिट ऑर्डर में है। तो मैं आपको बताया था ट्रायंगल लॉ से, दिस प्लस दिस बराबर दिस होगा, ठीक है। तो क्या होगा ए एक्स, ठीक है, प्लस ए वाई बराबर ए। समझे नहीं समझे, ए एक्स प्लस ए वाई बराबर ए वेक्टर ए। तो यहाँ से कोसाइन, कॉस वाला कंपोनेंट और साइन वाला कंपोनेंट यहाँ से आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो भाई, जैसे सपोज करो आपका, एक सेकंड, एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल क्या है, मैं इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली सपोज करो ये कोई x है और ये y है, ठीक है। और यहाँ से सपोज कीजिए कि 30 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे मान लो कोई फोर्स लग रहा है आपको 50 न्यूटन का। कितना न्यूटन का दोस्त, 50 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको बोला फाइंड f इन वेक्टर फॉर्म। आपको फोर्स बताना है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में बताना है, वेक्टर फॉर्म में। तो बहुत ईजी है ना। आप क्या करो ना, x कंपोनेंट निकालो। इसका x कंपोनेंट क्या होगा, 50 cos 37। अरे मैं बोला था ना यार, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ क्या रहता है, साइन। और परपेंडिकुलर में तोड़ते हैं, हमेशा किस में तोड़ते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग तोड़ते हैं हम लोग। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, 50 cos 30। 50 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, 2 कैंसिल तो 25√3, ठीक है। उसी तरह y कंपोनेंट कितना हो जाएगा बता दो, y कंपोनेंट हो जाएगा अपना 50 sin 30। sin 30 का वैल्यू 1/2 तो कितना हो गया, 25, कितना हो गया, 25। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स लग रहा है थीटा एंगल से, ठीक है, 30 डिग्री पर, इसका x कंपोनेंट कितना हो गया आपका 25√3। इसका y कंपोनेंट कितना हो गया आपका, ये y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट कितना है आपका 25। तो देखो अगर आप x कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो देखो 25√3 x डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, 25√3 i कैप। अरे यार x डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, है ना। उसी तरह y डायरेक्शन में कैसे लिखोगे आप, 25 कंपोनेंट, इतना कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड इतना है, और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, j कैप, ठीक है। ये हो गया y डायरेक्शन में फोर्स, y डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, ये x डायरेक्शन फोर्स का कंपोनेंट। और आप क्या जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। तो वेक्टर बराबर क्या होगा, x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। तो कितना हो जाएगा बोलो, x कंपोनेंट कितना है 25√3 i कैप प्लस y कंपोनेंट 25 j कैप। सिंपल, 25 j कैप। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। देख लो अच्छे से समझने का कोशिश करना, ठीक है, अच्छे से समझने का कोशिश करना। चलो कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर आप क्या अटर पटर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी अटर पटर नहीं है, आएगा, सब कुछ आएगा। तो सब वेट करो, तो क्या करो, वेट करो। अब देखो मान लो कोई भी ऐसे रैंडम कोई वेक्टर है आपका, रैंडम कोई वेक्टर इस तरह का एक्स वाई, मान लो कोई थीटा डिग्री पे, कितना डिग्री पे, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पे कोई वेक्टर है आपका ए कैप, इस ए वेक्टर, ठीक है। और मान लो कि इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, ठीक है, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो ए वाई है। कितना ए वाई, मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट में कितना ए एक्स है, और वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है ए वाई। तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, ए
एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा ना, ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड यही हुआ ना एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट का, इनटू यूनिट वेक्टर। तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, कंपोनेंट वेक्टर हो गया ये, ठीक है। प्लस वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वेक्टर क्या है, ए साइन थीटा जे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई भी वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ आपको, मान लो वेक्टर ए बराबर इस तरीके से लिखा हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप, इसी तरह का। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो है एक्स कंपोनेंट है और ये वाला क्या है, वाई कंपोनेंट है। समझे नहीं समझे आप इस बात को? देखो ये वाला क्या है, एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे ए कॉस थीटा को यहाँ पे 2 हुआ है कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। जैसे मान लो कहीं पे वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ आपको, कुछ भी ले लो, वेक्टर एफ बराबर इस तरीके से लिखा हुआ है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसका मतलब क्या, एक्स कंपोनेंट कितना है, एफ एक्स है, वाई कंपोनेंट कितना है, एफ वाई है, और जेड कंपोनेंट कितना है अपना, एफ जेड, कितना है, एफ जेड। बहुत ही इजी चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको अब वेक्टर इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। मान लो कहीं वेक्टर ए बराबर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, तो देखो एक्स कंपोनेंट कितना हो गया इसमें, एक्स कंपोनेंट क्या हो गया बोलो 2, ठीक है। वाई कंपोनेंट कितना हो गया 4, और जेड कंपोनेंट कितना हो गया 1। अरे के कैप का मल्टीप्लिकेशन मतलब कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1। जेड कंपोनेंट कितना है 1, ठीक है। यानी तो आप ऐसे समझो, मान लो कि आपको कंपोनेंट दिया हुआ है, एक्स कंपोनेंट गिवन है, वाई कंपोनेंट गिवन है किसी वेक्टर का, जेड कंपोनेंट गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हो वो वेक्टर को, हाँ एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट इंटू के कैप। तो किसी भी वेक्टर को, एनी वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर कोई है, तो ये क्या होगा एक्स कंपोनेंट ठीक है इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, ठीक है, प्लस जेड कंपोनेंट के कैप। किसी भी फैक्टर को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप। अच्छा दोस्त, ये आई जे के क्या है, आई जे के आपका यूनिट वेक्टर है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है? अगर कहीं पर भी इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि वाई कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट कितना है और जेड कंपोनेंट कितना है। मैं आपको 2D से समझाया था, ये आपको मैं 3D से ही बता दिया। किससे बता दिया? 3D से। तो देखो आपका चीज बहुत ईजी हो गया होगा आई होप। और किसी वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं, याद रखिएगा। 2D में इस तरीके से लिखते हैं, 3D में मैं लिखना सिखाऊंगा आपको। 2D में मान लो कोई वेक्टर है जो थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है थीटा एंगल, और एक्स कंपोनेंट ए एक्स ले रहा हूं मैं, अब ए एक्स है, वाई कंपोनेंट क्या ए वाई है, तो वेक्टर बराबर क्या होगा आपका, वेक्टर बराबर होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जेड है तो ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। तो ये ए एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ए एक्स वैक्टर अगर लिखो, ए एक्स वैक्टर लिखो तो आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इन रियलिटी लिखा हुआ ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। अरे यार ए एक्स मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और एक्स आई कैप लिख दिया, तो ये एक्स आई कैप क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर है। एक्स डायरेक्शन में क्या है, ये कंपोनेंट वेक्टर। देखो अभी तक हम लोग 2D का बात कर रहे थे, ठीक है। 3D में आपको थोड़ा छोटा सा एग्जांपल बताया था, अब मैं 3D में आता हूँ। किसमें आता हूँ? 2D मतलब जिसमें एक्स और वाई हो, क्या हो, एक्स और वाई। मैं आपको थोड़ा सा 3D का भी आइडिया दे देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। अब आपको एज इट इज़ याद रख लेना है। क्या कर लेना, आपको एज इट इज़ याद रखना है, इसको टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैथमेटिक्स में बच्चे लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में वेक्टर से एक पूरा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर, वेक्टर इन 3D। 3D मतलब क्या होता है, 3 एक्सिस। 2D मतलब क्या होता है, 2 एक्सिस। 3D मतलब क्या होता है कि 3 एक्सिस होगा उसमें, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। आप बस इतना ही समझो 3D का मतलब। 3D मूवी देखे हो ना, ठीक है, वही होता है 3D मूवी मतलब स्पेस होता है। 3D मूवी मतलब क्या होता है, स्पेस। जैसे कि आप जैसे देखो कोई चीज़ को देख रहे हो, आप फिजिकली कोई चीज़ को देखोगे आप, तो देखना वो 3D में होगा, उसमें लेंथ हाइट और विड्थ आपको तीनों चीज़ दिखता है, ठीक है। बट आप किसी इस बोर्ड को देखोगे तो बोर्ड में आपको 2 ही चीज़ दिखेगा, एक तो लेंथ, दूसरा लेंथ एंड विड्थ, 2 ही चीज़ दिखता है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको ये समझने की कोशिश करता हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3D में क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा उसमें, एक्स वाई एंड जेड, और 2D में दो डायमेंशन होगा, एक्स एंड वाई या फिर वाई एंड जेड या फिर जेड एंड एक्स, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ 3D का। किसका बात कर लेता हूँ, 3D में। 3D में
कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, होता क्या डायरेक्शन कोसाइंस, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आपके पास 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। मान लो कोई वेक्टर है आपका, वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है जो एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और वाई से बीटा एंगल बना रहा है। ये जो ए वेक्टर है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? वाई एक्सिस से बीटा। और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये गामा। अच्छा, एंगल का मतलब ये एक्सिस म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है। कैसा है? इस तरीके से, इस तरह से म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, समझ रहे? इस तरह से म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है ये। और ये सपोज करो ये कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा एंड जेड एक्सिस से। क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा, क्योंकि मैं 3D इस तरह का फिगर नहीं बता सकता हूँ ना यहाँ पे, इसलिए तो फिगर को मैनिपुलेट करके बनाया हूँ, ठीक है। तो देखो अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। गामा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे डिफाइन किया गया है? डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन करते हैं हम लोग दोस्तों, कोसाइंस ऑफ दिस एंगल, कोसाइंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइन मतलब कॉस, मतलब क्या हुआ? एक्स डायरेक्शन में जो लोग आप एल से डिनोट करते हैं, इसको डिफाइन किया गया कॉस अल्फा। वाई डायरेक्शन में जो लोग डिफाइन करते हैं एम से, वो उसको डिफाइन किया गया कॉस बीटा। एंड जेड डायरेक्शन में एन से सिंबलाइज किया गया, एन क्या होता है? कॉस गामा। मतलब ये सब एंगल का कोसाइंस को लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा कि बताओ एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो कॉस अल्फा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, तो कॉस बीटा, मतलब वाई डायरेक्शन और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, का कोसाइंस। और जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो कॉस गामा। दिस आर कॉल्ड व्हाट? डायरेक्शन कोसाइंस। दिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में क्या बोलते हैं? कॉस अल्फा, एल से डिनोट करेंगे, कॉस बीटा एम से, और कॉस गामा एन से। अच्छा, आप लोग समझ रहे हो ना, ये अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल, आप याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइंस का एक फॉर्म, एक मतलब प्रॉपर्टीज ये होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। याद रखिएगा आप, ये बहुत बार पूछा गया है, ये आप कोसाइंस के फॉर्म में लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो कि कोई वेक्टर है, कोई एनी वेक्टर, वेक्टर मेक्स, एक एग्जांपल ले लो क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड क्या लो 30 डिग्री प्लस 60 लो इसको, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? वेक्टर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। क्या बोला? कोई वेक्टर है, ये क्वेश्चन आपका, कोई वेक्टर है जो कि 60 और 60 डिग्री बना रहा है एक्स और वाई एक्सिस से। तो आपसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस। क्या बोला? कोई वेक्टर है, ठीक है, 3D में कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस 60 डिग्री बना रहा है, वाई एक्सिस से भी 60 डिग्री बना रहा है, तो बताओ जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? क्या पूछा आपसे?
जेड एक्सिस से कितना एंगल वो बनाएगा, ये है आपका अपन का क्वेश्चन। तो तरीका क्या होता है, देखो 60 डिग्री 60 डिग्री, तो एक्स एक्सिस मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एल का वैल्यू कितना दे रखा है, एल क्या होता है कॉस अल्फा, अरे एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, वाई एक्सिस से बीटा एंड जेड एक्सिस से गामा। कॉस अल्फा कितना दे रखा है आपको, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 ना, तो 1/2। उसी तरह एम का वैल्यू कितना दे रखा है आपका, कॉस बीटा कितना है 1/2, अरे बीटा का वैल्यू भी 60 डिग्री तो 1/2। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करने लगा यहाँ पे, और आपको गामा पता नहीं ना है, गामा ही तो निकालना है आपको, मतलब आपको कॉस गामा, आपको एन निकाल लोगे तो कॉस गामा गामा निकल जाएगा आपका। आप क्या जानते हो, आप जानते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। सबका वैल्यू पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1/4 ना, प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 1/2 कितना हो गया 1/2। 1/2 को इधर लाओगे तो 1 माइनस 1/2 1/2, तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना हो गया 1/2। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में जाएगा, कहाँ जाएगा रूट में। तो कितना हो गया, कॉस गामा बराबर कितना हो गया 1/√2 1/√2। तो कॉस तो गामा बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, गामा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझे होंगे आप लोग। एक और देख लो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। आपको क्या बोला है कि एक वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स वाई जेड एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से। क्या पूछा आपसे, क्या बोला, ए वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ द एक्सिस। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। आपसे क्या पूछा, एल डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, मतलब क्या निकालो, एल निकालो, एम निकालो एंड एन निकालो, एल निकालो, एम निकालो, एन निकालो। अब वो क्या बोला, वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ द एक्सिस। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या हुआ दोस्त, सॉल्यूशन देखो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हुआ, इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या, इक्वल एंगल बना रहा है सभी एक्सिस से, इक्वल एंगल बना रहा है वो सभी एक्सिस से। तो देखो आप क्या जानते हो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, तो देखो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, होगा या नहीं होगा। मतलब एल बराबर एम बराबर एन, अरे यार कॉस अल्फा एल होता है ना, कॉस बीटा क्या होता है एम, कॉस गामा क्या होता है एन। तो आप फॉर्मूला से क्या जानते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, होता है नहीं होता है, तीनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 3 एल स्क्वायर, सब सेम है ना आपस में, तो सबको हम एल में लेते हैं, तो 3 एल स्क्वायर हो गया बराबर 1। तो अपना एल कितना हो गया, एल बराबर हो गया 1/√3, एल बराबर कितना हो गया 1/√3। तो ये देखो एल बराबर एम बराबर एन बराबर कितना हो गया 1/√3। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया 1/√3, तीनों का 1/√3 डायरेक्शन कोसाइंस होगा, डायरेक्शन कोसाइंस होगा। अच्छा कुछ और मैं चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको, बिल्कुल मत घबराइएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अरे होता है यार, तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लो। एट द एंड वेक्टर बहुत अच्छे से आएगा आपको, वेक्टर भाई साथ मत छोड़ना किसी भी हालत में, प्रैक्टिस घर पे जो ही बुक मिले उसको प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। देखो सपोज करो आपको मैं कुछ की पॉइंट आपको याद रखना, कुछ की पॉइंट आपको याद रखना, मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ को एज इट इज़ याद रख लीजिएगा। कहाँ से आया दिमाग लगाओगे समझ भी जाओगे आप, मैं वैसे बताऊँगा आपको। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए बराबर इस तरीके से लिखा हुआ है आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एम मतलब इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये होता है,
ठीक है। अगर सब, अरे तुम देखे होगे यार, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और मान लो कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये क्या है, वाई कंपोनेंट है, तो देखो यही तो वेक्टर है ना, तो इसका लेंथ, ये लेंथ क्या होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट ना, तो वही तो मैं क्या हो यहाँ पर, नहीं समझे। अरे यार देखो, मान लो ये कोई वेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा है, तो आप इसका एक्स कंपोनेंट निकाल लो, वाई कंपोनेंट निकाल लो, तो अगर आप मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो क्या होगा, रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल से देख लो यार, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, तो वही होगा, वही मैं लिखा। अगर सपोज करो आपको इस तरीके से दिया हुआ 3 डायमेंशन टाइप से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप, आपको बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताओ क्या होगा, तो सेम होगा, क्या होगा बोलो, रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड, कहीं कहीं मैं एक्स लिख दिया था, यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है, ये क्या है, वाई कंपोनेंट है, ये क्या है, जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट मतलब आई का कॉफिशिएंट, वाई कंपोनेंट मतलब जे का कॉफिशिएंट, इस वेक्टर में जे का जो कॉफिशिएंट होगा वो वाई कंपोनेंट होगा। जेड कंपोनेंट मतलब जेड का कॉफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, जेड कंपोनेंट। इस तरह से निकलता है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपसे कोई पूछा बच्चा बताओ आप ये बताओ कि ये हो गया 3 डायमेंशन में, अच्छा 3 डायमेंशन में ये 3D है, 3 है ना इसमें, 3 एक्सिस इन्वॉल्व है तो 3D है। इसमें पूछा कि डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, एल बराबर क्या होगा, सुनो, एल कौन होता है, एक्स वाला डायरेक्शन कोसाइंस होता है ना, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यही क्या होगा आपका, एल होगा। आप एम बराबर क्या होगा, वही कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन एक्स कंपोनेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको कोई दिया हुआ है वेक्टर, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस एक्स वाला ऐसे निकलता है, वाई वाला आप खुद कंपेयर करके बोल दो कितना होगा, वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए ऐसे निकाल लेना, एंड जेड, सॉरी एन मतलब जेड डायरेक्शन कोसाइंस, वो क्या होगा, जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ये दोनों बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है वो देख लीजिए, आपको ये सब चीज़ अच्छे से याद रखना है, जो चीज़ मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई आपका, ये x है मान लो और ये y है, ये x है और ये क्या है, y है, और सपोज करो यहाँ से थीटा एंगल पे कोई एक डायरेक्शन है, आपको पूछा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा बताओ, यूनिट वेक्टर क्या होगा बताओ, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो देखो यहाँ पे जो होगा ये क्या आएगा 1 cos थीटा, और यहाँ पे आएगा क्या 1 sin थीटा, तो क्या होगा 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा आपको, थीटा एंगल पे अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे कोई चीज़ है, कोई डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना, तो तरीका क्या होता है, cos थीटा, अरे 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 cos थीटा जे कैप, सॉरी 1 cos थीटा आई कैप प्लस अरे यार वाई कंपोनेंट में तो साइन आएगा ना, साइन थीटा जे कैप। नहीं समझे आप मेरा बात, देखो अगर ये यूनिट वेक्टर है या एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे कोई यूनिट वेक्टर लिखना है, मुझे क्या लिखना है, कोई यूनिट वेक्टर लिखना है, तो तरीका क्या होगा, मैं उस तरीका पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तरीका क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर है तो इधर क्या आएगा आपका 1 cos थीटा और इधर क्या आएगा 1 sin थीटा, तो 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप, यही तो मैं लिखा हूँ यूनिट वेक्टर। क्या समझ में आया, ठीक है। अच्छा अगर सपोज करो, अगर मान लो यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में यहाँ से थीटा एंगल पे अगर लिखना हो आपको, यहाँ से थीटा एंगल पे लिखना हो यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा बता दो, यूनिट वेक्टर 1 है, यूनिट वेक्टर में इसका लेंथ कितना होगा 1, तो इधर क्या आएगा आपका 1 cos थीटा, इधर क्या आएगा 1 cos थीटा, 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं, 1 तो हिडन होता है ना, cos थीटा, और इधर क्या आएगा आपका sin थीटा। देखो ये x होता है, ये y होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब देखो इसका जो x कंपोनेंट है ना वो x के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर है x के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो यूनिट वेक्टर लिखोगे ना आप एक है, वो कैसे लिखोगे, माइनस cos थीटा आई कैप, माइनस क्यों भाई, क्योंकि वो x के अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं समझे, x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, तो x के अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, अरे देखो इधर अगर x को पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर क्या लोगे आप नेगेटिव, ठीक है। तो देखो इधर यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं आप,
जैसे हम आपको क्या बताया, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई जे के। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन के पॉजिटिव वाला डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस जेड कैप प्लस जे के कैप। बट अपोजिट में होगा तो क्या होगा, माइनस आई कैप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा और इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप। अरे इधर आई कैप है तो इधर क्या होगा, माइनस आई कैप। क्या होगा, माइनस आई कैप। तो ये माइनस आई कैप, तो माइनस को मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन थीटा थीटा जे, ठीक है। आप ये समझे होंगे, आप ये भी समझे होंगे। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी थीटा एंगल पे, किसी भी थीटा एंगल पर यूनिट वेक्टर आपको लिखना आना चाहिए, यूनिट वेक्टर आपको लिखना आना चाहिए। किसी भी थीटा एंगल पे यूनिट वेक्टर आपको लिखना आना चाहिए। चलो और देखो, जैसे सपोज करो, मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में बताना आपको। यूनिट वेक्टर मान लो यूनिट वेक्टर आई कैप है और ये थीटा है, ये एक्स है और ये क्या आपका वाई है। आपसे पूछा यूनिट वेक्टर लिखो, तो क्या लिखोगे, ए कैप बराबर, देखो कॉस थीटा आई कैप, यूनिट वेक्टर वन होता है ना, वन कॉस थीटा। देखो इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा तो आई कैप पर पॉजिटिव आएगा ना, और इधर होता तब तो निगेटिव यहाँ लिखते हैं ना, प्लस यूनिट वेक्टर ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, साइन थीटा, वन साइन थीटा ना, तो वन साइन थीटा, वन मैं नहीं लिख रहा हूँ, वन मतलब हिडन है, वन साइन थीटा। देखो ऊपर के डायरेक्शन में आई कैप है ना यूनिट वेक्टर, तो नीचे के डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस आई कैप, मतलब माइनस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी माइनस जे कैप, आई बोल दिया, जे कैप होगा। तो ए वेक्टर ए कैप बराबर क्या होगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। उसी तरह आप ये वाला यूनिट वेक्टर लिख के देखना, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा आप लोग लिख लोगे, और ये वाला एंगल थीटा है। देखो मैं एक्स एक्सिस से थीटा ले रहा हूँ भाई, अगर यहाँ से इधर वाई से थीटा लेता तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता। उस हिसाब से आपको आंसर को मैनिपुलेट करना होगा, ठीक है। आप डायरेक्शन कोसाइन समझ गए, आप 2D वाला ये सब प्रॉब्लम समझ गए। अब इसके अलावा जितना ही बचा इसमें, आपको वो सब चीज़ कहाँ पढ़ना है, आपको पढ़ना है वो सब सारा चीज़ मैथमेटिक्स में। कहाँ पढ़ना है, मैथमेटिक्स में। देखिए एक चीज़ देखो, आपके पास जो मैं आपको अभी तक बताया वो चीज़ देख लीजिए। 2D में क्या बताया था आपको, 2D में मैं ये बताया, कोई वेक्टर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, जिसका एक्स कंपोनेंट कितना, एक्स है, वाई कंपोनेंट वाई है, एक्स वाई, और ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है। तो आप हर कुछ बता सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए कितना होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया कि ये बताओ कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा बताओ, क्या बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं। क्या होगा, टेन थीटा बराबर, यहाँ से बता दो, टेन थीटा बराबर क्या होगा, वाई अपॉन एक्स, टेन पी अपॉन बी होता है ना, वाई अपॉन एक्स। मतलब है ना, अगर मान लो इस तरह से कोई वेक्टर दिया हुआ आपको, तो आप यही बता सकते हो कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, इजीली बता सकते हो यार। उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो, ये होगा मैग्नीट्यूड। उसी तरह यहाँ पे मान लो जेड कैप होता है, क्या होता है, जेड कैप होता, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाता है, समझ रहे। तो खैर हम 2D के लिए बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं फिलहाल, अभी 2D के लिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखो, अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, क्या दे रखा देखो, वेक्टर ए बराबर दे रखा आपको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ए वेक्टर, एक्स एक्सिस एंड ए वेक्टर। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बच्चों, ये आपका एक्स कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये कोई वेक्टर आपका ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर ए है। अब देखो इसमें एक्स कंपोनेंट कितना 3, तो ये 3 हो गया, वाई कंपोनेंट कितना 4, तो ये 4 हो गया आपका, ठीक है। तो देखो आप देखोगे तो मॉडुलस ऑफ ए होगा क्या, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है ना, रूट ओवर एक्स मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5। अच्छा अब देखो थीटा, अगर ये एक्स एक्सिस एंगल निकालना है, आपको एंगल ही पूछा ना, हाँ एंगल ही पूछा, एक्स एक्सिस एंगल लिखना है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बता दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहां से लाया हूं वाई अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा बताइए, वाई कितना आपका 4, एक्स कितना 3, तो टेन थीटा 4/3, तो थीटा बराबर कितना हो गया आपको 53 डिग्री, कितना हो गया 53 डिग्री, मतलब ये एक्स एक्सिस कितना डिग्री बनाएगा 53 डिग्री। अच्छा वाई एक्सिस से कितना बनाएगा तब, वाई एक्सिस से ये कितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से बनाएगा 53 माइनस 90 माइनस 53 मतलब 37। ये एक्स एक्सिस से एंगल है, वाई एक्सिस से पूछता तो 90 माइनस 53 मतलब 37 डिग्री बनाता, कितना बनाता 37 डिग्री। तो आप इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन निकालना, सेम को निकालिएगा। क्वेश्चन क्या सुन लीजिए, क्वेश्चन ये आपका ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, मैं इसी को चेंज कर देता हूं, ठीक है। ए वेक्टर बराबर को दिया हुआ है 5i कैप प्लस 10j कैप, ये आपको दिया हुआ है। आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ ए एंड एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए, ये आपका क्वेश्चन है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज। अच्छा बात कर लेते हैं 3D का, किसका बात कर लेते हैं 3D का। मैं आपको समराइज कर दे रहा हूं सब चीज को, ठीक है। 3D में जो आपको होगा ना वो आई जे के तीनों होगा, ठीक है। जैसे मान लो वेक्टर ए बराबर इस तरीके से लिखा हुआ 3D में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो ये एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट, वाई क्या है, वाई कंपोनेंट, जेड क्या है, जेड कंपोनेंट। क्योंकि 3D में हम फिगर बनाना तो टफ है, इसलिए फिगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। बट आप समझ लेना, तो देखो मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, अरे एक चीज देखना, ये किस फॉर्म में, ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, मतलब आपको वेक्टर एक इस तरीके से मिलेगा कुछ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना 2 है, y का वैल्यू कितना 1 है और z का वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। यही x y और z है वहां पे, इस तरीके से दिया हुआ है। तो मॉडुलस ऑफ a क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस का बात कर लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा इसमें, x अपॉन मॉडुलस ऑफ a, ठीक है। m क्या हो जाएगा, मतलब ये कॉस अल्फा है, ठीक है। m क्या हो जाएगा, m मतलब y कंपोनेंट निकालना, y कंपोनेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ a, ठीक है। इसको कॉस बीटा ही बोलते हैं आप लोग। और n क्या होगा बता देना, z कंपोनेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर, इसको कॉस गामा ही बोल सकते हैं। तो आपसे मान लो ये वेक्टर इस तरीके से दे दिया तो आपसे पूछ सकता है ना कि बताओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो, तो मतलब कॉस अल्फा निकल गया, कॉस अल्फा निकल गया तो आप बता सकते हैं अल्फा कितना होगा। अरे इसको कॉस को उधर भेजोगे तो कॉस इनवर्स समथिंग हो जाएगा आपका, है ना। तो देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक वेक्टर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, एक वेक्टर किस तरीके से दिया हुआ है देखिएगा, x इस तरीके से, वेक्टर a या कुछ भी ले लो, b ले लो, a बहुत यूज कर लियो, अरे ये सब सिंबल है खाली, ये सब क्या है सिंबल है, तो कुछ भी यूज कर सकते हो। b वेक्टर बराबर को दिया हुआ है 2, ये ले लो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप, अच्छा ये 2 ले लो यहाँ पे और यहाँ पे 3 ले लो, अच्छा होगा तो यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 3 लिया। तो आपसे पूछा फाइंड मॉडुलस ऑफ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डायरेक्शन कोसाइंस, तो निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, इसमें x कितना 1, y कितना है 2 एंड z कितना है 3, z कितना 3, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा बता देना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9, 2 9 प्लस 4 13 प्लस 14 रूट 14 हो गया, ये मॉडुलस कितना हो गया रूट 14। अच्छा उसी तरह एल मतलब कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, होता है या नहीं होता है, तो एक्स का वैल्यू कितना 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कितना है, सॉरी मॉडुलस ऑफ बी है ना, वो कितना रूट ओवर 14। यार तुम लोग समझ में आ रहा है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है, फर्जी चीज़ है यार, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। उसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा होता है बीटा बराबर कितना हो गया आपका y अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू y कंपोनेंट 2 है अपॉन मॉडुलस ऑफ बी कितना 14। उसी तरह
उसी तरह देखो जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मतलब जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाएगा, एन कॉस गामा। कॉस गामा क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स सॉरी जेड है ना, तो जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जेड कंपोनेंट कितना 3 अपॉन रूट ओवर 14, मॉडुलस ऑफ बी 14 है। दिस इज आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आया है ना, आपको समझ में अच्छे से आया है। देखो देख लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, क्या देता हूँ, घर के लिए। आपको वेक्टर दिया हुआ, मान लो कोई वेक्टर सी बराबर इस तरीके से दिया आपको, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप, आपको इस तरीके से दिया हुआ है। आपसे पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड also find अल्फा बीटा एंड गामा। अरे अल्फा बीटा गामा क्या, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से एंगल, ठीक है, वो भी निकाल लोगे। कॉस बीटा निकल गया ना, ये तो बीटा नहीं निकलेगा तुमसे। देखो डायरेक्शन कोसाइंस तो 2/√14 हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस बराबर क्या होता है, कॉस बीटा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, कॉस अल्फा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। कॉस अल्फा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कॉस अल्फा को हम लोग डिनोट करते हैं आपको एम से, सॉरी एल से, कॉस बीटा को एन से और कॉस गामा को एन से। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उससे कर लेना। देखो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व देखिए। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा क्या कि मान लो कोई वेक्टर बी बराबर इस तरीके से दिया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आपसे पूछा फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी, इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है। क्या बताना है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। देखो बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना मतलब बी कैप बताना। आपको क्या बताना है, बी कैप। बी कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। अरे यही फॉर्मूला था ना, बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, बी कैप से डिनोट कर लो। कैप से डिनोट किए थे तो बी के डायरेक्शन में, इसलिए मैं बी कैप से डिनोट कर लिया हूँ। ठीक है, बी फैक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। बी फैक्टर कितना है बता दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ बी क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर क्या है आपका, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब जो भी आंसर आ जाए, जो भी क्या जाए आंसर आ जाए, आप आंसर मार लेना। अरे इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना। ये कितना हो गया, 4 9 प्लस 16 25 प्लस 4 29, तो कितना हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट ओवर 29। आंसर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। दिस इज आंसर, मतलब बी फैक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये होगा, बी फैक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है, अच्छा सपोज डिट्टो सेम क्वेश्चन आप लोग एक और करना घर पर जाकर के, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इस वेक्टर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना कितना होता है, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस में निकाले ना, लास्ट क्वेश्चन में जो निकाले तो उस तरीके से, ठीक है। और मॉडुलस निकालना होता है ना, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं सोच के चल रहा हूँ कि आप निकाल लोगे। और क्वेश्चन देखो, ए कार इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। एक कार है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। क्या पूछा आपसे, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। क्या मेरी बातें क्लियर है। एक कोई कार है जो इस वेक्टर के वेक्टर में डायरेक्शन होता है ना भाई,
तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है कितना स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो बताओ वेलोसिटी फैक्टर क्या होगा, वेलोसिटी फैक्टर। देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, स्पीड। अरे यार वेलोसिटी और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या बोलते हैं लोग, स्पीड बोलते हैं ना। वेलोसिटी या वेक्टर क्वांटिटी, अगर उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो तुमको स्पीड देगा, क्या देगा, स्पीड। तो देखो स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड, और ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखो आपको अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा, आपको इस डायरेक्शन में क्या पता चल जाएगा, यूनिट वेक्टर, और आपको वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी वेक्टर ला सकते हो ना यार। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, आपको जो दिया हुआ है ए वेक्टर पर, मान लो कुछ कोई वेक्टर ए मान लेते हैं, ए कितना दे रखा है आपको, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आपको यही बोलाना कि इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है आपका, इसी डायरेक्शन में क्या चल रहा है आपका, कार चल रहा है इस डायरेक्शन में, जो जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ये वेक्टर है आपका, इस डायरेक्शन में कार चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ आपको 5 मीटर पर सेकंड, कितना देगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर पता चल जाए, यूनिट वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होगा कि नहीं होगा। वेक्टर ए कितना हो जाएगा आपका, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 मतलब 13 प्लस 1 14 रूट 14। तो देखो ए वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पता चल गया ना, तो वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। अरे स्पीड मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्या है वो, मैग्नीट्यूड इनटू किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ए के डायरेक्शन, तो ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ बी कितना 5 है, 5 इंटू ए कैप कितना आपका, ए कैप ये है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट ओवर 14। तो मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, कहां लिख दे रहा हूं, यहां पर। देखो यहां पे लिखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर पावर कितना हो गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 10i कैप प्लस 15j कैप प्लस 5k कैप अपॉन रूट ओवर 14, या इसको तोड़ के लिख सकते हो 10/14 रूट ओवर 14 i कैप प्लस 15/√14 j कैप प्लस 5 अपॉन रूट ओवर 14 k कैप। यही आपका क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर। अरे मैं आपको बताया था ना, मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता है तो आप उस वेक्टर को निकाल सकते हो ना। यही क्वेश्चन तो, ये भी क्वेश्चन तो वही है ना। क्वेश्चन क्या बोला आपको मैग्नीट्यूड दे दिया वेलोसिटी वेक्टर का, स्पीड मत, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है ना स्पीड होता है, आप यही समझिए, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड, क्या होता है, स्पीड, ठीक है। देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर था ना, इस डायरेक्शन में लोग क्या निकाल लिए, यूनिट वेक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब आप जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर यही है ना, जो, अरे वेलोसिटी ए के डायरेक्शन चल रहा है तो ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही तो बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, इसलिए ए कैप से मल्टीप्लाई कर दिए और आपका आंसर निकल गया, ठीक है। और मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो और एनर्जेटिक रहो, ठीक है। अभी बहुत लंबा चलेगा हम लोग का साथ, तो सो प्लीज़ एनर्जेटिक रहिए। और जितना मैं क्वेश्चन दिया हूँ सब क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालो यार। अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉल करके पूछिए, कॉल करके पूछो आप। चलिए थैंक यू, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।